नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी से जुड़ते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं कानून के कुछ नई जानकारियाँ। सार्क लीगल का उद्देश्य है कि आप कानून से जुड़ी हर धाराओं के बारे में जागरूक रहे। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आइए स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह तोमर जी का। नमस्कार सर। तोमर सर, वित्तीय अपराधों से निपटने में ईडी की क्या भूमिका रहती है? इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लेते हैं और ये मामला फिर इसके बाद जब इनको लगता है उसके बाद जांच जारी रखते हैं। उसको बुला के सेक्शन 50 में ऐसे लोगों का जो सस्पेक्ट हैं, संदिग्ध हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के अलावा दूसरी एजेंसी से भी जो डॉक्यूमेंट्स मंगाने होते हैं, जो जानकारी लेनी होती है, उसको भी गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और पूरी जांच करने के बाद फिर इनको लगता है कि इस केस को प्रोसिक्यूट या अभियोजन करने के काबिल है, तो फिर स्पेशल कोर्ट, जो विशिष्ट कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट जिसमें पीएमएलए के मुकदमे चलते हैं, तो पीएमएलए के मुकदमे चलाने वाली स्पेशल कोर्ट में फिर ये अपना प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट या जैसे चार्जशीट कहें सामान्य भाषा में, उसको फाइल करते हैं। तो वहाँ पे कोर्ट के अंदर फिर उसका ट्रायल चलता है, विटनेसेस वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जिबिट होते हैं। और ट्रायल करने के उपरांत अगर स्पेशल कोर्ट ये डिसीजन दे कि हाँ, ये आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस किया है, तो कन्विक्शन हो जाता है। और अगर वो गिल्टी पाया जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, जानबूझ के उसने इस तरह का अपराध किया है, कोर्ट अगर ये हेल्ड कर दे कि हाँ साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हुआ है, तो उसकी सज़ा काफ़ी सख्त है। 3 साल से 7 साल तक की सश्रम कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। तो कम से कम 3 साल ऐसे आदमी को सज़ा लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा लगेगी। और उसने जो भी आय, जो प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति अर्जित की है इस तरह के अपराधों से शेड्यूल्ड ऑफेंस करके, वो सारी संपत्ति फिर भारत सरकार जो है जब्त कर लेती है और वो उसके पास फिर वो कभी नहीं रहती है। हालांकि इसकी अपील वो आगे हाई कोर्ट वगैरह में स्पेशल कोर्ट के डिसीजन की करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अधिकार जो हैं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए हैं। और इसकी वजह से आज के समय में जैसे कि आप अखबारों में पढ़ते होंगे या और जगह न्यूज़ में देखते होंगे, तो काफ़ी सेंसिटिव केसेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेज जो हैं ज़्यादातर ईडी इन्वेस्टिगेट करती है। और बहुत सारे जो भी अपराधी हैं बाकी दूसरी एजेंसी के मुकाबले आज के समय प्रवर्तन निदेशालय के नाम से या प्रवर्तन निदेशालय की जांच से ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स को इतनी जल्दी इस तरह के अधिकारी इतनी जल्दी इस तरह के एक्शन नहीं ले पाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं इस तरह की जाँच करने के और इस तरह के अपराधियों को अरेस्ट करना या उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करना, सीज करना और अटैच करना और उसके बाद में कोर्ट के परमिशन से कॉन्फिस्केट करना। और इसके बाद आजकल नया ट्रेंड ये भी है कि जैसे ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन लेके इस तरह की जो संपत्ति इन्होंने सीज की है, बाद में जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कर देती है कोर्ट, तो वो संपत्ति वापस में जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनको लौटाने का भी प्रावधान है। ऐसे कुछ केसेस में अभी कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस तरह के, मान लीजिए कोई पॉन्जी स्कीम वाला है या किसी बिल्डर ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो कोर्ट के अप्रूवल से अधिकारी बाद में संपत्ति उसको जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको लौटा भी सकते हैं। तो इस तरह से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपना विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके आर्थिक अपराधों को रोकने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर ईडी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी थोड़ा सा अगर प्रोएक्टिव हो जाए। आजकल क्या होता है कि जनरली पहले जो अपराध हुए हैं, जैसे सीबीआई जिनकी जांच कर रही थी या पुलिस जिनकी जांच कर रही थी, उस तरह के अपराधों को कई वर्षों के बाद वो जैसे फिर ईडी अपना जैसे ईसीआईआर दर्ज करती है या एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, वो अपने यहाँ जैसे एफआईआर की तरह अपनी एफआईआर दर्ज करती है ईसीआईआर, उसके बाद ये जांच करते हैं। इस तरह की चीज़ों में कई वर्षों का गैप हो जाता है। तो उस गैप के होने की वजह से कई बार ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो संपत्ति अर्जित की, तब तक वो उसको कहीं ऐसे ट्रांसफ़र कर देता है, छुपा देता है, जिससे कई बार सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता उसको पकड़ने के लिए। तो ईडी के अधिकारी अगर थोड़ा ज़्यादा सजग रहें, ज़्यादा जागरूक रहें और प्रोएक्टिव हो जाएं, तो उस समय जब ये अपराध हो रहा है उसी समय या उसके तुरंत बाद
अपनी जी, जी। शक्तियों का प्रयोग करके इसकी जांच करें और ऐसे अपराधियों को पकड़ें और उनकी संपत्तियां अटैच कर लें और बाद में कॉन्फिस्केट कर लें। तो इससे बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इस पे अंकुश लगा सकता है। जैसे एक SC ST के लिए छात्रवृत्ति जैसे दी जाती है, उदाहरण के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी इसमें कोई FIR भी शायद दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ED के अधिकारियों ने, लखनऊ यूनिट ने कुछ कार्य किया और उन्होंने ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे सर्च की जो फर्जी एडमिशन दिखा के और SC ST के नाम से जो स्कॉलरशिप या सब्सिडी मिलती थी उसको वो लोग अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो इस तरह का काफ़ी बड़ा फ्रॉड उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का कर रखा था। तो इस तरह के कार्य अगर करते हैं तो ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं और अच्छा कार्य करके मतलब जनता को भी एक विश्वास जागृत होता है सरकार के अंदर और इस तरह के जो कानून बने हैं उसके अंतर्गत। तो ये इस तरह से ED का कार्य, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इस तरह से वित्तीय अपराधों को रोकने में एक अहम भूमिका तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।